21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। बीजेपी आज अपने सियासी इतिहास के सबसे बुलंद मुकाम पर है। केंद्र से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सत्ता पर काबिज है। शून्य से शिखर तक भारतीय जनता पार्टी की यात्रा कैसे हुई, कितना संघर्षपूर्ण रहा, कितना उतार चढ़ाव रहा, आइए हम इन्हीं सब पर प्रकाश डालते हैं। नमस्कार, मैं पंकज गोस्वामी और आप देख रहे हैं GGN एक सच। जनसंघ की बुनियाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार और उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिस्सा रहे थे, केंद्र में मंत्री थे। लेकिन 19 अप्रैल 1950 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक राजनीतिक दल खड़ा करने का फैसला किया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाखों लोगों का पलायन हुआ। दोनों ही देश में भीषण दंगे हुए, जिसके चलते नेहरू लियाकत समझौता हुआ। इस समझौते में कहा गया था कि दोनों देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के विरोध में एक वैकल्पिक राजनीति की इच्छा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में पहले से ही पल रही थी। नेहरू लियाकत समझौते को नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण बताते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विकल्प के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ा करने का बीड़ा उठाया। जनसंघ बनाने के पीछे मुख्य रूप से दो वजह थी, एक नेहरू लियाकत समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लगना। महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर प्रतिबंध की वजह से देश का एक तबका जो था वह ये मानने लगा था कि देश की राजनीति में कांग्रेस का एक विकल्प होना भी जरूरी है। संघ से जुड़े लोगों को भी एक सियासी मंच की आवश्यकता थी ताकि वहां से अपनी बातों को रखा जाए। नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर से मिले, जहां जनसंघ के गठन की रणनीति बनाई गई। इस मुद्दे को लेकर 1953 में जनसंघ ने पहला बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया। बाकी राज्यों की तर्ज पर ही बिना किसी स्पेशल स्टेटस के कश्मीर को भारत में विलय करने की मांग थी, मिलाने की मांग थी। उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए एक परमिट की आवश्यकता होती थी और वहां मुख्यमंत्री की बजाय प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसे देश की एकता और अखंडता में बाधक नीति के रूप में देखा करते थे और इसके सख्त खिलाफ थे। 8 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट के ही जम्मू कश्मीर में एंट्री की। जम्मू में प्रवेश के बाद डॉक्टर मुखर्जी को वहां की सरकार शेख अब्दुल्ला, उस वक्त शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, 11 मई को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के महज 40 दिन बाद ही यानी 23 जून 1953 को एक खबर आती है कि डॉक्टर मुखर्जी का निधन हो गया है। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट रहा साल 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया था। जनसंघ के जुड़े तमाम नेताओं को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा।
साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी को खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोक दल, कांग्रेस ओ तथा जनसंघ को मिलाकर किया गया था। 1977 के चुनाव में जनसंघ से आए नेताओं को अच्छी कामयाबी भी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर बने। LK आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। जनता पार्टी शुरू से ही कई धड़ों में बटी हुई थी, जिनमें से एक मोरारजी देसाई का, दूसरा चौधरी चरण सिंह का और राजनारायण का, तीसरा बाबू जगजीवन राम का और चौथा जनसंघ के नेताओं का। समाजवादियों ने जनसंघ से आए नेताओं के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा था। 1978 में समाजवादी नेता मधु लिमिये ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जयप्रकाश ने जनसंघ नेताओं को इसी शर्त पर साथ लिया था कि वे RSS की सदस्यता को पूरी तरह से छोड़ देंगे। समाजवादियों ने जब उनको संघ की सदस्यता छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा किया गया जनता पार्टी का सियासी प्रयोग विफल साबित हुआ। 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ता है। इसके बाद जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया और जनता पार्टी के नेताओं का RSS से जुड़ाव रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे में जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेता नए सियासी विकल्प सोचने लगे। 1980 के आते आते जनता पार्टी में समाजवादी और जनसंघ से जुड़े नेताओं के रास्ते अलग अलग हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। बीजेपी के स्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। ये भारतीयता को भी दर्शाता है। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। कमल का फूल राष्ट्रीय फूल भी है। इस तरह से कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को एक साथ साधती है। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से जो सहानुभूति उपजी हुई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के पहले चुनाव से भी 1 सीट कम मिली। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें ही मिली। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो चुनाव हार चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़े ही नहीं थे। जो 2 व्यक्ति जीते थे उनमें गुजरात के मेहसाणा से एक पटेल और दूसरा आंध्र प्रदेश के हनमकोंडा सीट से जंगा रेड्डी, यही 2 लोग चुनाव जीते। और 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बने तो पार्टी को एक नई जो है राह मिली।
साल 1989 आते आते राजीव गांधी सरकार जो थी वो बोफोर्स घोटाले से घिर चुकी थी। दूसरी तरफ बीजेपी जो थी वो हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला जो है और मन बना चुकी थी। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसे शामिल कर लिया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से सियासी लाभ भी मिला। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से बढ़कर अब 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई थी। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी बीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन करती थी। राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुआ तो एल.के. आडवाणी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बन गए। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद राम मंदिर मुद्दे को और भी धार देने की कवायद शुरू कर दी, क्योंकि बीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी थी। बीजेपी ने आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया ताकि मंडल कमीशन के बाद लामबंद पिछड़े वर्ग की सियासत को काउंटर किया जा सके। आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य की सत्ता में आई। मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्यों में पार्टी की सरकार बनी, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के सीएम बने तो सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश और उसी दिन शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी थी। 25 सितंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम मंदिर मुद्दे के जरिए भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंच चुकी थी। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया, ढहा दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और हिंसा की कई घटनाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी की चारों राज्य यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक उत्थान होता चला गया। बाबरी विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ गया था। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक कमल खिलने लगा था। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन फिर 13 माह के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीना पहले चुनाव करा लिया था। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे साल 2014 तक देश की सत्ता से बाहर या वनवास झेलना पड़ा। 2014 के आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख नेता बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी करती है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का एक नए युग की शुरुआत होती है, और जिस युग को मोदी और शाह के युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की
एक के बाद एक कई राज्यों में सरकार बनती है। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी, लेकिन जब हम सत्ता में हैं तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मार्च 2018 तक भारतीय जनता पार्टी 21 राज्यों तक पहुंच चुकी थी। यही बीजेपी का पीक था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेस पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिला हुआ था। 72 साल और 3 से 303 सीटों का सफर, और अब मोदी की भारतीय जनता पार्टी की आगे की राह। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि 2014 में सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि यह पुनर्जागरण का शंखनाद था। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की सियासी लकीर खींचते हुए 25 साल का रोड मैप भी रखा। भारतीय जनता पार्टी जब 50 साल की होगी तो कहां होगी, यहां से आगे कैसे बढ़ेगी और किस तरीके से इस लक्ष्य को हासिल करेगी, प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को इसका मंत्र भी दिया। और फिलहाल में देश में 2024 की लोकसभा चुनाव भी हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा भी आप सुन रहे हैं।